तुसी बंद करो ना तुसी AAY BPL और APL कैटेगरी के जो लोग हैं उनके लिए जो है वो मुकम्मल तौर पे जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। एजाज जान साहब ने आज जम्मू कश्मीर की असेंबली में आवाज़ उठाई है कि इनजस्टिस हो रहा है AAY वालों के साथ, BPL वालों के साथ और APL कैटेगरी के लोगों के साथ। आप देख लीजिए, जैसे NYC का मुलाजिम है, इसकी तनख्वाह 2500 रुपये है, इसे AAY में से हटा दिया, APL में डाल दिया। अब 2500 रुपये का मुलाजिम APL में डिज़र्व करता है या नहीं करता, ये देखने वाली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आपने बड़े जेन्युइन मुद्दे पर बात की और मैं आपकी स्पीच सुन रहा था, आपने बड़ी अच्छी चीज़ें उसमें कही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि AAY BPL और APL के लोग हैं सर, ये जो जस्टिफिकेशन दे रही है गवर्नमेंट, ये किस बुनियाद के ऊपर दे रही है? आपने इनसे पूछा सर? देखिए, शुक्रिया आमिर साहब। सबसे पहले तो मैं बताऊं आपको कि जम्मू कश्मीर की जो तबाही की है, ये तबाही साफ तौर पे आपको कहूँ मैं, PDP और BJP ने की। 2012 में एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12-13 में पास किया और जब वो एक्ट जम्मू कश्मीर में आया तो उस टाइम हमारी सरकार थी, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार थी। हमने उस एक्ट को यहाँ लागू नहीं किया और पूरे 3 साल उस एक्ट के बिना बड़े अच्छे तरीके से हमारा CAPD डिपार्टमेंट चला। लेकिन जैसे ही उसके बाद PDP की सरकार BJP के साथ आई, इन्होंने वो एक्ट जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया और उस एक्ट के इम्प्लीमेंट करने के साथ APL के जो तमाम राशन जो है वो बंद हो गया और उसके साथ BPL का जो है वो भी कोटा कम हो गया। और APL वालों को पहले बेचारों के साथ था, मैं नहीं कहूँगा उनको, उनके साथ इतना इनजस्टिस नहीं हुआ लेकिन उनके साथ भी हुआ। तो मैंने आज की ग्रांट्स पे जो मैंने स्पीकर सर को ये कहा और ऑनरेबल मिनिस्टर को भी ये कहा कि इसमें जो ऐड करने की ज़रूरत है हमें, वो ऐड करने की ज़रूरत है कि हमारा जो APL के लोग हैं, जम्मू कश्मीर एक पहाड़ी इलाका है और एक दूर दराज इलाका है और जम्मू कश्मीर की अपनी बहुत सी मुश्किलात हैं। यहाँ पे लोगों को ना रोज़गार ना कोई और ज़रिया, तो यहाँ पे आप BPL और APL को ज़्यादा फ़र्क मत समझिए। यहाँ APL में भी मैं आज की डेट में आपको चैलेंज से कहता हूँ कि जो APL, जो लोग BPL के ज़ुमरे में नहीं हैं, उसमें भी 40 से 45% लोग BPL के हैं। अगर आज भी सर्वे दोबारा गवर्नमेंट करे और नए दोबारा से, मैं कहूँगा 40% BPL का जो राइज हो जाएगा। तो BPL का नंबर ऑलरेडी कम है। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक नाइंसाफ़ी जो है ये BJP की सरकार ने की और पिछले 10 सालों में और बुरा हाल किया। उसके लिए मैंने इनकी बात उठाई और उसके साथ साथ हमारे इलाके में आप देखिए, दूर दराज पहाड़ी फार फ्लंग एरिया, बॉर्डर एरिया, फेंस लाइन, वहाँ पे एक डिपो यहाँ है और दूसरा डिपो उससे दूर है और अब पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। मैंने उसके लिए कहा ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कि नए डिपो खोले जाएं, लोगों के कम से कम एक डिपो पे 200-300 राशन कार्ड हों। यहाँ 2200 राशन कार्ड हैं और जहाँ पे नहीं खुल सकते वहाँ पे मैंने उनको कहा कि एक्सटेंशन काउंटर खोले जाएं। तो मैं समझता हूँ जब तक ये मुश्किलात लोगों की दूर नहीं होगी, तब तक लोगों को जो है बहुत बड़ी एक मुसीबत और प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे। सर, हम देख रहे हैं जैसे NYC के मुलाजिम हैं, इनकी 2500 रुपये तनख्वाह है। इन मुलाजिमों को AAY वाली कैटेगरी में भी तो ये नहीं है ना, BPL में, ये APL में डाले हुए। अब 2500 का मुलाजिम APL में आप कैसे देखते हैं? मैं वही आपको कह रहा हूँ कि ये जो APL में हैं, अगर कोई सुने तो ये 40 से 45% लोग इन सबको BPL में डाल देना चाहिए। और आप यकीन नहीं मानोगे, इन लोगों के पास सुबह ये पुंछ में बस स्टैंड पे जाते हैं या दिहाड़ी पे लोगों के कामों पे जाते हैं, शाम को अपना काम कंप्लीट करके जब घर आते हैं, जो इनको दिहाड़ी 300-400 मिलती है, उससे ये रात का रोज़गार चलाते हैं। कोई ज़रिया नहीं है। पहले रियासत से बाहर जाके मजदूरी करते थे बेचारे, सऊदी जाते थे, बाहर जाते थे। अब आज आपको पता है उस मामले में भी हालात ख़राब है, तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को कहा और चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में भी ये बात लाई कि आपके वक्त में आपने उस कानून को नहीं इम्प्लीमेंट किया और लोगों ने 3 साल रिलीफ लिया और आज देखिए क्या हालात है। सर, क्या इसका सर्वे होना चाहिए नई तरीके से राशन कार्डों का, और जो बोगस बेनिफिशरीज हैं, जिनके पास जाली राशन कार्ड हैं, वो निकाल देने चाहिए? देखिए, मैंने बार बार ये बात कही है, कुछ ज़्यादा नंबर नहीं है, थोड़ा सा नंबर है जो जाली राशन कार्ड बने हैं, उनको जल्द से जल्द उस कैटेगरी से हटाना चाहिए। और एक जो गाइडलाइन उन्होंने लगा दी है, नया राशन कार्ड नहीं बनेगा। मैं दिल्ली में गया, वहाँ मैंने 1-2 साथियों को पूछा
आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में आप चले जाइए, अगर आप वहाँ से 3 से 4 महीने से ज़्यादा वहाँ रहते हैं तो वहाँ आप अपना राशन कार्ड बना सकते हो और पीछे जहाँ आपका राशन कार्ड है उसको कटवा सकते हो। लेकिन यहाँ ये मुश्किलात है, पिछले 10 सालों में इन्होंने ऐसा कानून बना दिया है कि आज अगर किसी को राशन कार्ड नया बनाना हो तो जनाब फिर उसको 6 महीने पहले लगेंगे दफ्तरों के चक्कर लगाने के, और उसके बाद अगर उसकी बहुत बड़ी कोई सिफारिश होगी तो शायद, पक्का नहीं, शायद उसका राशन कार्ड बन जाए। और एक बहुत बड़ी बात मैंने जो हाउस में कही, मैंने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को भी कही कि पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर बहुत से लोगों का नाम बीपीएल से काटा गया है। उसके लिए मैं चाहता हूँ एक इंक्वायरी होनी चाहिए कि किसको पूछ के उन लोगों को, या तो अगर किसी के घर में कोई मुलाजिम लग गया फिर तो मैं नहीं कहूँगा फिर उसको काट दीजिए, अगर मुलाजिम नहीं लगा तो फिर किस जुमरे के तहत उसका नाम काटा गया है, उसके लिए सर मैं जो आपने एक बात की, सिफारिश की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की सर आपने। ये सिफारिश का दौर कब तक चलेगा सर? क्योंकि मैं देख रहा हूँ गरीब लोग हमसे भी मिलते हैं, रिपोर्टिंग करवाने के लिए आते हैं, वो भी कहते हैं कि जनाब फ़लाँ गांव में उस फ़लाँ साहब की सिफारिश थी, उसका राशन कार्ड बन गया, मेरी तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। मैं तो जब राशन बनाने जाता हूँ कार्ड तो मुझे वहाँ जलील करके निकाल दिया जाता है दफ्तर से। देखिए 10 साल का ये जो दौर पिछला गया और 7 साल का जो गवर्नर रूल रहा, मुलाजिम कोई सुन के राज़ी नहीं, करे तो क्या गरीब आदमी, जिस किसी की कोई, जहाँ लगता है किसी मुलाजिम को कि भाई इसका कोई जान पहचान का है। अब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हालत है, मुझे लिस्ट बना के भेजनी पड़ती है कि भाई ये लोग इनका चेक करिए, इनका क्यों काटा गया। और आप यकीन मानेंगे, जिन लोगों के नाम बीपीएल से कटे उनकी लिस्ट मंगाने में मुझे 3 महीने लगे। सीरियसली सर? लिस्ट ही नहीं दे रहे हैं डिपार्टमेंट वाले। और मैंने 3-4 लेवल पे कहा, जब मैंने उनको कहा कि मैं आपके खिलाफ केस रजिस्टर कराऊंगा, फिर उन्होंने एक लिस्ट भेजी, वो भी लिस्ट हाथ से लिखी हुई। इसका मतलब इतना बड़ा घोटाला हो रहा है सर सिस्टम के अंदर? बहुत बड़ा घोटाला है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि अब जो ये सरकार बनी है, ये लोगों का काम, आप ये सोचिए कि मैंने इन राइटिंग उनको भेजा, लिस्ट भेजी है, वो मुझे पेन के साथ लिख के भेज रहे हैं। तो आप सोचिए कितने बड़ी नीचे धांधली है। और अगर आप किसी जगह, कोई हैरान होंगे कि जहाँ जो पोस्ट होना चाहिए, जहाँ पे एक पक्का मुलाजिम होना, वहाँ चौकीदार के पास चार्ज, चौकीदार चला रहा है ये डिपार्टमेंट। बट ट्रांसपेरेंसी कहीं नहीं है। मैं आपको खुद कह रहा हूँ, इन 10 सालों में मैंने एक जगह रिक्वेस्ट की किसी बंदे के लिए कि इसको जनाब वहाँ लगाइए, ये ही इज़ ए कन्फर्म ऑफिसर। कन्फर्म ऑफिसर को लगाने में मुझे लगा 15 दिन, क्योंकि वहाँ पे किसी एक बंदे के पास 3 जगह के चार्ज थे। मैंने कहा यार एक परमानेंट आदमी लगाइए, लोग आते काम करेंगे। खैर वो लग गया वहाँ पे जब वो पक्का मुलाजिम, लेकिन जो टेम्परेरी था उसका ऑर्डर पहले कहीं और हुआ, उसके बाद वो दूसरा हुआ। अब आप इसे सोच सकते हो हालात क्या है। हालात जो हैं, सुनने वाला कोई नहीं है सर। ये 10 साल का खराबा है, वक्त लगे। क्या करेगा बेचारा उमर अब्दुल्ला साहब, क्या करेगा मंत्री साहब। इस निज़ाम को ठीक करने में हमें, मैं नहीं ज़्यादा कहूँगा, 2-4 महीने और लगेंगे, ये सारा ठीक हो जाएगा। और मीडिया के हवाले से मैं उन मुलाजमों को ये कहना चाहता हूँ, मैं नहीं कहता हूँ 100% मुलाजिम गलत है, 2% मुलाजिम गलत है, ब्लैक शीप्स 98% मुलाजिम बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, लेकिन 2% मुलाजिम है, हमें उन 2% को आइडेंटिफाई करना है। बहुत शुक्रिया सर, ये बड़ी बेहतरीन चीज़ आपने कही कि हमें उस 2% को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और सर के आज के इस प्रोग्राम में जो बयानात हैं, ये बड़े अहम तरीन बयानात हैं, बड़े अहम मुद्दे पे एजाज जान साहब ने आज असेंबली में बात की है। और इसी बात की ज़रूरत थी जम्मू कश्मीर की असेंबली को कि AAY, BPL और APL लोगों की बात होनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों के साथ जुड़े हुए मसाइल मुद्दे हैं जिन पे अगर एक MLA बात करेगा तो जम्मू कश्मीर सारा खुश होगा। और सिर्फ ये पुंछ की बात नहीं की है, बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर के ऑल ओवर इन्होंने बात की है। हम उम्मीद रखते हैं कि इनके इस सवाल, इस डिबेट, इस डिस्कशन के बाद इन ग्रांट्स के ऊपर जो रखी हुई बात है, हुकूमत, महकमा, मंत्री साहब सोच विचार करेंगे और बहुत जल्द कोई बड़ा अहम तरीन फैसला भी इनके हवाले से लेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।